हम्म क्या हो अगर कोई कहे कि इंसान के दिमाग के काम करने का तरीका और दुनिया भर के पावर ग्रिड्स को तबाही से बचाने का फॉर्मूला एकदम एक जैसा है? सच कहूं तो सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल लगती है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। द डीप डाइव में स्वागत है। हम्म, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच के इस चौंकाने वाले कनेक्शन को समझना है। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे सीखने की कला और जो हमारी वैश्विक ऊर्जा प्रणालियां हैं, उनका काम करने का तरीका एक ही धागे से बंधा हुआ है। और मजेदार बात यह है कि ये धागा इतना मजबूत है कि ये पूरी तरह से बदल सकता है कि हम भविष्य की चुनौतियों को कैसे देखते हैं। एकदम सही कहा। देखिए, आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं, वो दो बहुत ही विपरीत दिशाओं से आती हैं। एक तरफ हमारे पास खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क है। हाँ, जो जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। बिल्कुल। और ये बुनियादी तौर पर इस बारे में है कि इंसानी दिमाग सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करता है और हम किसी चीज में महारत कैसे हासिल करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? दूसरी तरफ हमारे पास DW डॉक्यूमेंट्री की एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट है, जो ग्लोबल रिन्यूएबल्स यानी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा और सर्कुलर सिस्टम्स पर आधारित है। तो मतलब एक तरफ शुद्ध मानसिक और मनोवैज्ञानिक सिस्टम है और दूसरी तरफ भारी भरकम $1 ट्रिलियन की भौतिक इंजीनियरिंग प्रणाली। और मुझे इसी बात ने सबसे ज्यादा रोमांचित किया है। मतलब ये देखना सच में अविश्वसनीय है कि कैसे एक सीखने के फ्रेमवर्क के सिद्धांत हमारी दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक चुनौती को सुलझाने का ब्लूप्रिंट बन रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण जैसी बड़ी चुनौती। हाँ, पूरी पृथ्वी का ऊर्जा संक्रमण। तो आज हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम इतनी जटिल सूचनाओं को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए खटाना के फ्रेमवर्क से शुरुआत करते हैं। हाँ, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ मुख्य तर्क ये है कि केवल जानकारी या डेटा इकट्ठा कर लेने से कोई विशेषज्ञ नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। केवल जानकारी होने से महारत नहीं मिलती। स्रोत भी यही कहता है कि महारत केवल संरचित शिक्षा और निरंतर अभ्यास से आती है। यानी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। हाँ, जानकारी का होना और उस जानकारी को लागू करने में सक्षम होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि उसे समझना, लागू करना और फिर फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार करना है। अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा की बात करें, जहाँ रटने पर जोर होता है, तो वो मुझे एक कबाड़ खाने की तरह लगती है। कबाड़ खाना? वो कैसे? मतलब देखिए, हम बस तथ्यों को बिना सोचे समझे अपने दिमाग में फेंकते रहते हैं। वहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब असल में किसी जानकारी की जरूरत होती है तो वो आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि वहाँ कोई संरचना नहीं होती। बिल्कुल, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। और इसके विपरीत अगर हम खटाना के सिस्टम को देखें, तो वो एक स्मार्ट फाइलिंग कैबिनेट की तरह लगता है। हाँ, जहाँ हर जानकारी का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। एकदम। हमें पता होता है कि कौन सी फाइल कहाँ है और उसका उपयोग कब करना है। हम उसे निकालते हैं, परीक्षण करते हैं और फिर उसका स्कोर देखते हैं। यानी ये परखते हैं कि क्या वो जानकारी अभी भी काम की है। हाँ, लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा था। क्या सवाल? ज्ञान को इस तरह से स्ट्रक्चर करने का ये जो पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है, ये वैश्विक ऊर्जा संकट जैसी विशाल और कठोर इंजीनियरिंग समस्या पर कैसे लागू होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम ऊर्जा संकट की स्थिति को देखें तो हमारे पास तकनीकी ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना? हाँ, तकनीक तो बहुत है। बिल्कुल। हमें अच्छी तरह पता है कि सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, पवन चक्कियों का डिजाइन क्या होना चाहिए और बैटरी स्टोरेज कैसे काम करता है। जानकारी का एक विशाल भंडार है। पर समस्या कुछ और है। हाँ, समस्या ये है कि बिना संरचित अनुप्रयोग के ये सारा तकनीकी ज्ञान केवल एक अप्रयुक्त क्षमता है, एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। खटाना का ये जो लागू करने और सुधारने का ढांचा है, ये बिल्कुल वही है जिसकी हमारे वैश्विक ऊर्जा ग्रिड को जरूरत है। तो मतलब ग्रिड को सिर्फ ऊर्जा पैदा नहीं करनी है? नहीं, उसे हर सेकंड ये सीखना है कि ऊर्जा की मांग कहाँ है, मौसम के हिसाब से आपूर्ति कितनी होगी और फिर उस जानकारी का परीक्षण करके पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि हम विचार के संरचित अनुप्रयोग से ऊर्जा के संरचित अनुप्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। जैसे शिक्षा के इस नए मॉडल में हम सूचनाओं को बेकार नहीं जाने देते, वैसे ही नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संसाधनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। और DW की रिपोर्ट ठीक इसी बिंदु पर बात करती है। वो रैखिक खपत यानी लीनियर कंजम्पशन को छोड़कर
कैस्केडेड सिस्टम्स और सर्कुलर एनर्जी इकोनॉमी की तरफ जाने की बात करती है। और अगर हम इसे छोटी बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो यहीं पर वो सेक्टर कपलिंग वाली बात आती है ना? हाँ, सेक्टर कपलिंग ये एक ऐसी अवधारणा है जहां हम निर्माण, लकड़ी उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ देते हैं। जो पहले शायद एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बिल्कुल, वे पूरी तरह से अलग-थलग काम करते थे। चलिए इसे एक उपमा से समझते हैं। पुरानी जो रेखीय ऊर्जा प्रणाली थे वो मेरे हिसाब से सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह है। सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे? हमने कोयला जलाया, बिजली बनाई, उसका उपयोग किया और जो अपशिष्ट ऊष्मा या गर्मी निकली वो बस वातावरण में उड़ गई, सब बर्बाद। हाँ, एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया। बिल्कुल, लेकिन ये जो नया कैस्केडेड सिस्टम है ये किसी वाटर पार्क की तरह है। अच्छा, वाटर पार्क। हाँ, वाटर पार्क में एक ही पानी का उपयोग कई बार होता है। पहले वो एक बड़ी स्लाइड से नीचे आता है, फिर उसी पानी को लेजी रिवर में बहाया जाता है और अंत में वही पानी वेव पूल में चला जाता है। यानी पानी की एक भी बूंद तब तक बर्बाद नहीं होती जब तक कि उसका पूरा उपयोग न हो जाए। बिल्कुल, और सेक्टर कपलिंग में शायद बिल्कुल यही होता है। एकदम यही होता है। एक उद्योग की अपशिष्ट ऊष्मा या बची हुई बिजली दूसरे उद्योग के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत बन जाती है। सिद्धांत में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या आप इसका कोई जमीनी उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है लकड़ी उद्योग और परिवहन उद्योग तो जमीन आसमान जितने अलग हैं, उन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर करना क्या सच में संभव है? ये जटिल जरूर है, लेकिन पूरी तरह से संभव है और DW की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि ऐसा हो भी रहा है। अच्छा। चलिए उसी लकड़ी और परिवहन उद्योग का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ी आरा मशीन या लकड़ी का कारखाना है। ठीक है। जब वहां लकड़ियों को काटा जाता है तो भारी मात्रा में बुरादा पैदा होता है। अरे। और साथ ही उन बड़ी मशीनों को चलाने से बहुत गर्मी पैदा होती है जो पारंपरिक सिस्टम में बर्बाद हो जाती। हाँ, पुराने सिस्टम में बुरादे को फेंक देते और गर्मी को चिमनियों से उड़ा देते। सब कुछ बर्बाद। लेकिन सेक्टर कपलिंग में उस कारखाने को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो जो फालतू गर्मी है उसे सीधे पास के किसी आवासीय इलाके या ग्रीन हाउस को गर्म करने वाले हीटिंग ग्रिड में पाइप के जरिए भेज दिया जाता है। अरे वाह। और जो लकड़ी का बुरादा है उसे वहीं तुरंत एक बायोमास प्लांट में प्रोसेस करके बायो ईंधन में बदल देते हैं। और फिर उस ईंधन का उपयोग परिवहन में होता होगा। बिल्कुल, उस बायो ईंधन का उपयोग स्थानीय बसों या मालवाहक ट्रकों को चलाने के लिए किया जाता है। क्या बात है। कारखाने का कचरा अब परिवहन का ईंधन है और मशीन की गर्मी अब घरों का हीटर है। ये एकीकरण का बहुत शानदार उदाहरण है। ये तो वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। लेकिन एक बात है, अगर हम खटाना के फ्रेमवर्क पर वापस जाएं तो इस स्तर का एकीकरण पहली बार में तो सही नहीं हो गया होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर खटाना की टेस्ट एंड स्कोर मानसिकता जमीनी हकीकत में बदलती है। इंजीनियर एक दिन में पूरा सिस्टम खड़ा नहीं कर देते। वो पहले प्रयोग करते होंगे। हाँ, वे पहले छोटे पैमाने पर हीट एक्सचेंजर्स लगाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, ये उनका टेस्ट है। फिर वे आउटपुट का विश्लेषण करते हैं जो कि स्कोर है, और फिर वे सिस्टम में सुधार करते हैं। ये लगातार सीखने और अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। समझ गया। लेकिन देखिए, ये तो हुई स्थानीय स्तर की बात, मतलब एक कारखाने से पास के गांव तक। DW की रिपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्केल करने की बात करती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरकनेक्टर्स की आवश्यकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हमें वास्तव में रिन्यूएबल्स पर निर्भर होना है तो हमें सीमाओं के पार विशाल अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड्स बनाने होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या इसकी अस्थिरता है। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा एक जैसी नहीं चलती। हाँ, मौसम का तो कोई भरोसा नहीं। तो अगर हम सिर्फ एक छोटे स्थानीय ग्रिड पर निर्भर रहेंगे तो जिस दिन मौसम खराब हुआ पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरकनेक्टर्स जरूरी हैं। यानी एक देश की बिजली दूसरे देश में भेजना। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि उत्तरी सागर में बहुत तेज तूफानी हवा चल रही है और वहां लगे पवन चक्कियां जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली बना रहे हैं। ठीक है। और उसी समय दक्षिणी यूरोप में मौसम बिल्कुल शांत है, हवा नहीं चल रही, धूप भी नहीं है, लेकिन वहां बिजली की मांग बहुत ज्यादा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड उस अतिरिक्त बिजली को तुरंत दक्षिण की ओर भेज देगा। एकदम सही।
ये ग्रिड एक तरह से एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जो लगातार ये परखता है कि कहाँ ऊर्जा की जरूरत है और कहाँ ज्यादा है। ये तो हुई ग्रिड की बात, लेकिन रिपोर्ट में कुछ बहुत ही विशिष्ट तकनीकों और शहरी नीतियों का भी जिक्र किया गया था। हाँ, ओस्लो और लैंकेस्टर जैसे शहरों का। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ओस्लो जैसे शहर वास्तव में क्या कर रहे हैं जो इतना खास है? ओस्लो का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हम शहरों में प्रदूषण कम करने की बात करते हैं तो हम आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचते हैं। हाँ, सबसे पहले वही दिमाग में आता है। लेकिन ओस्लो ने नीतिगत स्तर पर पहचाना कि उनके शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी निर्माण स्थलों से हो रहा था। अच्छा, मतलब क्रेन्स और बुलडोजर से। हाँ, वो मशीनें भारी मात्रा में डीजल पीती हैं, तो ओस्लो ने जीरो एमिशन कंस्ट्रक्शन साइट्स का नियम लागू कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब वहां सभी सरकारी निर्माण कार्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मशीनरी या बायोगैस से चलने वाले उपकरणों से होते हैं। तो ये बात सिर्फ तकनीक विकसित करने की नहीं है, बल्कि नीति बनाकर उसे लागू करने की भी है। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। और वो जो दो भारी भरकम शब्द थे, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस, उनके पीछे क्या विज्ञान है? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए बस पेड़ों के बारे में सोचिए। पेड़ क्या करते हैं? वो धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक लैब में ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसे विशेष पैनल बना रहे हैं जो सूरज की रोशनी सोखते हैं और उसका उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर सिंथेटिक ईंधन बनाने में करते हैं। मतलब हम सिर्फ धूप से बिजली नहीं बना रहे, बल्कि सीधे तरल ईंधन बना रहे हैं जिसे स्टोर किया जा सके। हाँ, क्योंकि बैटरी स्टोरेज अभी भी बहुत महंगा है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? वह भी ऊर्जा स्टोर करने का ही एक तरीका है। मान लीजिए पवन चक्कियों ने बहुत ज्यादा बिजली बना दी। अब अगर उसे इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगी। तो उस फालतू बिजली का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में उस बिजली का उपयोग पानी के अणुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। बिजली पानी से गुजरती है और उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देती है। ओह, और फिर हम उस हाइड्रोजन को रासायनिक बैटरी की तरह स्टोर कर लेते हैं? बिल्कुल। जब हवा नहीं चलती तो हम उस हाइड्रोजन से वापस बिजली बना सकते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई एक तकनीक या एक नीति का खेल नहीं है। एकदम सही। DW रिपोर्ट यही समझाती है कि हमें उस अलग थलग काम करने वाले साइलो मॉडल से बाहर आना होगा। साइलो मॉडल? हाँ, जहाँ वैज्ञानिक अपनी लैब में अकेले काम करते हैं और नीति निर्माता अपने दफ्तरों में। हमें एक एकीकृत वैश्वीकृत अनुसंधान मॉडल चाहिए। इसे वापस खटटाना के फ्रेमवर्क से जोड़ा जा सकता है। ज्ञान को टुकड़ों में रखने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। खोज, उत्पादन और अंतिम उपयोग पर एक साथ काम करना होगा। ये बहुत बड़े पैमाने की सोच है। लेकिन देखिए, इन सारी प्रणालियों को बनाने के लिए, मतलब सोलर पैनल, बैटरी और हजारों किलोमीटर लंबे तार, इनके लिए पृथ्वी से भारी मात्रा में सामग्री निकालनी पड़ती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी भौतिक चुनौती है। और यहीं पर DW की रिपोर्ट में ई कचरे से जुड़ी एक बात थी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप 99% रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार ई कचरे से 99% तत्वों को पुनर्प्राप्त करने के लिए जैविक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। हाँ, इसे बायो लीचिंग कहते हैं। मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि रिसाइकलिंग का मतलब है रसायनों में डूबे हुए सर्किट बोर्ड या भारी भट्टियों में तारों को जलाना, लेकिन यहाँ तो जीवित चीजों का उपयोग हो रहा है। ये सच में एक आकर्षक प्रक्रिया है। पारंपरिक रिसाइकलिंग बहुत प्रदूषण फैलाती है, लेकिन इस नए जैविक तरीके में वैज्ञानिक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। मतलब बैक्टीरिया कचरे को साफ करते हैं? एक तरह से हाँ। ये सूक्ष्म जीव स्वाभाविक रूप से धातुओं के आसपास के पदार्थों को खाते हैं। जब इन्हें पुराने सर्किट बोर्ड के साथ रखा जाता है तो वो एक रासायनिक प्रक्रिया पैदा करते हैं जो सोने, तांबे जैसे खनिजों को कचरे से अलग करके पानी में घोल देती है। अरे वाह! यानी वे सामान्य तापमान पर ई कचरे से कीमती धातुओं को चूस कर बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल, बिना किसी भारी भट्ठी के। अगर हम गौर करें तो ये एकदम प्रकृति के अपने सर्कुलर सिस्टम जैसा है। जैसे जंगल में कोई पेड़ गिरता है तो वो कचरा नहीं बनता। हाँ, सूक्ष्म जीव उसे विघटित कर देते हैं और वो नई मिट्टी बन जाता है। प्रकृति में कचरा होता ही नहीं है। हमने बस प्रकृति की तकनीक को अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर लागू कर दिया है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमें खटाना के सिस्टम पर वापस ले जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ई कचरे से ये 99% रिकवरी रातों रात नहीं मिली। यह खटाना के टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम का भौतिक रूप है। मतलब उन्होंने कई बार प्रयोग किए होंगे। हाँ, शुरुआत में शायद उन्हें 10 या 15% सफलता ही मिली होगी,
लेकिन उन्होंने स्कोर देखा, तापमान बदला, जीवाणुओं का वातावरण बदला। परीक्षण किया और सुधार किया। बिल्कुल, लगातार अनुकूलन के जरिए ही वे आज 99% दक्षता तक पहुंच पाए हैं। यही सच्ची विशेषज्ञता है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो बात बहुत साफ है। खटाना का फ्रेमवर्क कहता है कि ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा मत करो, बल्कि उसे संरचित करो, परखो और लागू करो। और ये दर्शन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हमें अपना वैश्विक ऊर्जा ग्रिड चलाना है। हाँ, दोनों ही मामलों में अलग थलग काम करने की प्रवृत्ति यानी साइलो अब किसी काम के नहीं रहे। चाहे वो दिमाग हो जहां जानकारी बेकार पड़ी रहे, या वो रैखिक अर्थव्यवस्था हो जहां कचरा फेंका जाता रहे, ये सोच पूरी तरह से पुरानी पड़ चुकी है। भविष्य तो एकीकरण और सर्कुलर सिस्टम्स का है। ऊर्जा और सामग्रियों को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में बहना चाहिए। बिल्कुल, एक स्मार्ट फाइलिंग कैबिनेट की तरह। एकदम। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था जो मैं साझा करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। ये थोड़ा भविष्यवादी है, लेकिन जरा सोचिए। हम बात कर रहे थे कि ई कचरे से खनिज निकालने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो रहा है। और दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को एक ऐसे ग्रिड से जोड़ रहे हैं जो खुद सीखता है, एक दिमाग की तरह काम करता है। हाँ। तो क्या यह संभव है कि भविष्य में हमारा ऊर्जा ढांचा केवल मशीनों का निर्जीव नेटवर्क ना रहे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या अंततः हम एक ऐसे बायोलॉजिकल नेटवर्क को जन्म देंगे जो पूरी तरह से जीवित होगा? ये तो बहुत गहरा विचार है। जरा सोचिए, क्या भविष्य के पावर ग्रिड किसी विशाल जंगल की तरह खुद ब खुद बढ़ेंगे और खुद को हील कर सकेंगे? अगर ज्ञान और ऊर्जा को स्ट्रक्चर करने का तरीका एक ही है, तो शायद तकनीक और प्रकृति के बीच की वो लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली है। सच में, ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। हाँ, तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, नई चीज़ों का परीक्षण करते रहिए और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते रहिए।